हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम हेमाटोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा खून होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और वहीं हम देखेंगे कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो सिंपल सा है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप ये ऐसा मानिए कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उसको हमने कैसे मान रखा है कि एक मान लीजिए पानी है, उसके अंदर मैंने क्या करा, बहुत सारे सॉल्यूट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें मिला दी है। तो वहीं आप मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के अंदर मेरे पास क्या है, एक तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर मैंने क्या किए, कुछ तरीके के सेल्स को सस्पेंड मतलब रख दिया। तो एक तरीके से ब्लड क्या है हमारे पास, ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, की प्लाज्मा के अंदर मैंने कुछ ब्लड सेल्स को डाल दिया है। तो यही होगा हमारा ब्लड का कंपोजिशन। तो क्या होगा, ब्लड जो है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो सेलुलर कंपोनेंट और एक होता है प्लाज्मा। तो जो सेल्स होते हैं वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास तीन मेजर सेल्स होते हैं, जो होते हैं हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। तो ये सेल्स मिलके हमारी जो टोटल कंपोजिशन होता है उसका 45% बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जो सेल्स होते हैं वो 45% बनाते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो 55% ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड बनाता है। तो यहाँ पे आपको सेल्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पूरी हेमेटोलॉजी में इस सेल्स वाले पार्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी डिटेल हो सकती है हम पूरा आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ टोटल कंपोजिशन रखता है। तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसमें दो चीज़ें होती है, कुछ तो होता है सॉलिड पार्ट और कुछ होता है हमारे पास वाटर। ठीक है, तो प्लाज्मा है तो आपको पता है लिक्विड तो होगा ही, तो लिक्विड है तो वाटर। तो वाटर जो होता है वो मेजर कंसनट्रेशन में होता है, मतलब 91% जो होता है वो वाटर का होता है, और बचा हुआ 9% हमारे सॉलिड्स होते हैं। तो वाटर के बारे में तो आप क्या ही पढ़े, वाटर तो हमारे पास जो होता है H2O वही है। हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में कि जो सॉलिड्स होते हैं वो आगे कैसे डिवाइड होते हैं। तो जो 9% सॉलिड था वो हमारे पास डिवाइड होता है 8% तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में और 1% इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि अलग अलग होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, प्लाज्मा, मतलब ये बहुत सारे, मतलब प्लाज्मा में ही प्रोटीन जो है, यूरिया, ग्लूकोज, इन सब में क्या होता है हमारे पास कार्बन कंपोनेंट होता है। तो ये क्या हमारा ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है। वहीं हम देखें इनऑर्गेनिक, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे आयंस आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये बहुत सारे तरीके के हमारे पास इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये जो था हमारे पास ओवरऑल कंपोजिशन था ब्लड का। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्योंकि ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी के टोटल फ्लूइड्स है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है। मान लीजिए यह है मेरे पास एक सेल, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक सेल। तो ये जो सेल है मेरे पास, उसके अंदर कुछ तरीके का फ्लूइड है और उसके बाहर कुछ तरीके का फ्लूइड है। तो जो फ्लूइड अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और वहीं जो फ्लूइड सेल के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, तो सेल्स के बीच में जो जगह है वो हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो सेल्स के अंदर है वो क्या हो जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो भी आगे डिवाइड होता है। जैसे आप मान लीजिए ये मेरे पास है वेसल्स, कुछ सेल्स हमारे पास वेसल्स के अंदर थी और कुछ सेल्स हमारे पास वेसल्स के बाहर थी। तो जो इन वेसल्स के अंदर का फ्लूइड है उसको तो हमने क्या नाम दे दिया था, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप देखिए ये जो वेसल्स है इसके अंदर भी हो सकता है और इस वेसल्स के बाहर भी हो सकता है। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो जाएगा इंट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड और एक हो जाएगा
एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। मतलब यहाँ पे आप देखिए वेसल्स के अंदर, तो वेसल्स के अंदर जो है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और वहीं जो बाहर की तरफ है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। असलियत में एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड कोई टर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाहर की तरफ सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यह आप समझिए एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड बोल दीजिए या फिर उसको इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वहीं अगर वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारे पास था बॉडी फ्लूइड्स जो कि इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में डिवाइड था। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर और एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल्स के बाहर। तो सेल्स के बाहर कैसे हो सकता है, या तो वेसल्स के अंदर या फिर वेसल्स के बाहर। तो इंट्रावेस्कुलर या फिर इंटरस्टिशियल्स। एक्स्ट्रा वेस्कुलर को ही हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल। ठीक है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो नियरली सेम होता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो इंट्रावेस्कुलरली ज़्यादा होता है। तो वो हम अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो इन दो के अलावा कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, तो उनके अलावा अगर कोई फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड। मतलब आप मान लीजिए हमारा जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब होता है कोई भी ऑर्गन का खाली पार्ट। मतलब मान लीजिए मैं स्टमक की बात करूं तो इसका जो खाली पार्ट है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो विश्रा वो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ये ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल CSF जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रेजेंट हो सकता है। इंट्राओक्यूलर फ्लूइड जो हमारी आइज में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ विसराज होता है जिसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है। उसको हम क्या टर्म देते हैं, ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, लिम्फ। ये तो आप अच्छे से अपनी बेसिक से पढ़ते आ ही रहे हैं कि एक होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स और उसी के बाद हमारे पास क्या होता है, लिम्फ वेसल। तो ये पूरा एक सिस्टम चलता है लिम्फेटिक वेसल्स का। उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ तरीके का फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड, वो ट्रैवल करता है। तो ये हम देखेंगे कि सारा जो बॉडी कंपार्टमेंट था वो किस तरीके से, मतलब बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट था वो किस तरीके से हमने मतलब कैटेगराइज किया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मैं एक 70 kg का मैन लूँ उसके अंदर कितना फ्लूइड होगा और वो फ्लूइड किस तरीके से इस इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड में डिवाइड होगा। इस पे जनरली आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में सवाल नहीं आता, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा वेट यहाँ पे है 70 kg। ठीक है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि एक नॉर्मल इंसान में 60% वाटर होता है। तो अगर मैं 70 kg का 60% ले लूँ मतलब हो जाएगा 42 kg। अब 42 kg, अब वाटर के लिए आपको पता है डेंसिटी सेम ही होती है, वन मतलब डेंसिटी 1 होती है। तो उसमें kg लिखूँ या लीटर लिखूँ एक ही बात है। तो मतलब एक 70 kg के हेल्दी पर्सन में मेरे पास 42 लीटर ऑफ फ्लूइड होगा। तो अब ये जो 42 लीटर ऑफ फ्लूइड है ये किस तरीके से डिवाइड होता है ये हम देखते हैं। ठीक है। तो ये जो 42 लीटर है ये आप समझिए जो बॉडी वेट का मतलब एक तो होता है इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड और एक क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो सबसे पहले ये जो डिवाइड होता है ये ऐसा होता है कि बॉडी वेट मेरा था 70 kg, तो इसका टोटल 60% क्या था मेरे पास, 42 लीटर। मतलब ये टोटल फ्लूइड है। तो इसमें से 20% जो होता है वो होता है 40% जो होता है वो होता है इंट्रासेल्युलर और 20% जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इसका 20% कितना हो जाएगा मेरे पास 14 लीटर और 40% कितना हो जाएगा 28 लीटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेरे पास इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। सेल्स के अंदर आप याद रखिएगा हमेशा फ्लूइड ज़्यादा होता है। तो सेल्स के अंदर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा 28 लीटर्स और वहीं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में हमारे पास कितना हो जाएगा 14 लीटर। उस 14 लीटर को हमने कैसे डिवाइड किया था, इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल। तो वो हो जाता है 3.5 लीटर और 10.5 लीटर। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखिए ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, तो वो ट्रांससेल्युलर फ्लूइड होता है जनरली 1 से 2 लीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन में अगर बॉडी वेट दे दूं कि मान लीजिए 100 kg का पर्सन है तो उसमें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना होगा, तो ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं हम देखें जो 60% ऑफ बॉडी वेट होता है उसमें जो वाटर होता है
वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, मतलब सारी वॉल्यूम्स अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो जो होता है बॉडी वेट का 60% बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा जो वॉल्यूम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब सवाल आता है कि मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि अगर मेरे को टोटल बॉडी वाटर निकालना है तो मैं D2O की वजह से मदद से निकाल सकता हूँ, और वहीं मेरे को अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालना है तो इन्यूलिन या फिर सुक्रोज की मदद से निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को इसमें से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड चाहिए तो सिंपल सी बात है, जो टोटल बॉडी वाटर है उसमें से अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इस तरीके से हम ये तीनों जो फ्लूइड का कंपोजिशन है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपको जनरली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड ख़त्म होता है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो मेरे पास प्लाज्मा होता है, ये जो ब्लड वेसल था इसमें जो प्लाज्मा थे, इसके अंदर मेरे पास कुछ तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, मेजरली हम जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नाम आपने पहले भी सुन रखे होंगे, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो हम मेजरली इन 4 प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर में होता है वो होता है हमारे पास एल्ब्यूमिन, जो कि होता है 3 to 5 ग्राम परसेंटेज। यहाँ पे आपको प्लाज्मा प्रोटीन का भी पूछ सकते हैं कि हमारे प्लाज्मा में कितने प्रोटीन होते हैं। तो 6 to 8 ग्राम परसेंट हमारे पास टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसमें से मेजरली एल्ब्यूमिन होता है, फिर ग्लोब्यूलिन 2 से 3%, फाइब्रिनोजन 0.2 से 0.4% और प्रोथ्रोम्बिन तो बहुत ही कम होता है, 0.05% तक होता है। तो ये आपको याद रखना है। जो मेन चीज़ इसमें याद रखने की है वो है नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो। तो आपको ये तो दिख ही रहा है इधर कि एल्ब्यूमिन मेरे पास ज़्यादा है। तो ये कितना होता है 1.7:1, 1.7:1। मतलब एल्ब्यूमिन अगर 1.7 होगा तो ग्लोब्यूलिन कितना होगा मेरे पास 1। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो होता है। अगर कोई लीवर डिजीजेज या फिर कुछ होता है तो ये जो रेशियो है वो अल्टर हो सकता है। तो इसी के साथ हम इस पूरे टॉपिक को अब अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एल्ब्यूमिन से। तो चलिए एल्ब्यूमिन से शुरू करते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका सिंथेसिस हमारे पास लिवर में होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि अगर एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, इसका मतलब हमारे पास किसी तरीके की लिवर डिजीज़ है। ठीक है, क्योंकि लिवर ही एल्ब्यूमिन को बना रहा है। तो अगर मान लीजिए लिवर डिजीज़ है तो एल्ब्यूमिन बराबर अमाउंट में नहीं बन पाएगा और एल्ब्यूमिन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा ब्लड में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक फैक्टर होता है जिससे हम लिवर डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। फिर आपको जो एल्ब्यूमिन के बारे में याद रखना है वो है कि इसकी साइज़ छोटी होती है लेकिन प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो कि मैंने आपको बताया था 3 to 5 ग्राम परसेंट ये एल्ब्यूमिन ही होता है। मतलब प्रोपोर्शन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ कॉलोइडल ऑस्मोटिक टेंशन। ये हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, कॉलोइडल ऑस्मोटिक टेंशन। आप इधर जनरली याद रख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो सेल है, अगर इसके अंदर मैं बोलूँ, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ज़्यादा वाटर इस सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मान लीजिए एल्ब्यूमिन ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, बाहर जो फ्लूइड है वो वेसल के अंदर आएगा। तो जो मेजर जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन वो होता है एल्ब्यूमिन। मतलब 80% तक ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है किसको बनाने में, कॉलोइडल ऑस्मोटिक टेंशन। ठीक है, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन, कुछ हार्मोन्स और कुछ ड्रग्स। मतलब इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन काम होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है प्री एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के बारे में आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। यह आपके 2 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं ग्लोब्यूलिन के बारे में। तो ग्लोब्यूलिन भी एक तरीके का क्या है हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, ये मेनली हमारे पास लीवर से सिंथेसिस होता है। और वहीं हम देखें प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, अभी आप एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि प्लाज्मा सेल एक तरीके की WBC। अब ये कैसे बनती है,
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो भी हमारे पास क्या बनाता है, कुछ ग्लोबुलिन के टाइप बनाता है। अब हमारे पास हम देख लेते हैं ग्लोबुलिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा। तो ये सारे हमारे पास ग्लोबुलिन के टाइप्स है, ठीक है। और ये किस हिसाब से हमने मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया है इन ग्लोबुलिन्स को, तो होता क्या है, हमारे पास एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफेरेसिस। तो इलेक्ट्रोफेरेसिस में क्या होता है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोटीन रखा और उसमें मैं इसका इलेक्ट्रोफेरेसिस कर रहा हूँ। तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे। किस बेसिस पे, यहाँ पे मेरे पास चार्ज है, उस बेसिस पे ये क्या होगा, जो मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो पास में ही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज है वो दूर चला जाएगा। यही जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप कंपेयर कर सकते हो कि जो जिसका मतलब साइज़ ज़्यादा है वो पास में ही रहेगा और जिसका साइज़ छोटा है वो दूर तक जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रोफेरोसिस, तो जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो वो जब डिवाइड होते हैं तो उसमें ही हमने इसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा, ये ग्लोबुलिन्स के टाइप होते हैं, ठीक है। एक नोट पॉइंट जो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है कि लिवर डिजीज़ में क्या होता है, ग्लोबुलिन का लेवल इतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता जितना कि एल्ब्यूमिन का चेंज होता है। मतलब अगर मान लीजिए लिवर ख़राब हुआ है तो एल्ब्यूमिन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ग्लोबुलिन जो है वो कम होगा लेकिन इतना सिग्निफिकेंट असर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम देखें यहाँ पे सीवियर लिवर डिजीज़ अगर मैं मानूँ तो जो एल्ब्यूमिन है वो कम हुआ और ग्लोबुलिन है वो भी कम हुआ। वहीं मैं देखूँ एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है, और ग्लोबुलिन जो है वो थोड़ा सा ही कम होगा। तो उसमें क्या होगा, आप देखिए एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा कम हो गया और ग्लोबुलिन जो है वो इतना कम नहीं हो रहा। तो हमारा जो नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो था वो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो एल्ब्यूमिन की वैल्यू है ये ग्लोबुलिन से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो लिवर डिजीजेज होता है उसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको ग्लोबुलिन के बारे में पता रखना था। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है मेनली एक तरीके का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, मतलब चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेप्टोग्लोबिन, वो क्या करता है, कैरी हीमोग्लोबिन। फिर हम देखते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन, तो यहाँ पे आ रहा है CU, तो ये आप याद रख सकते हैं। सेल्यूलोप्लाज्मिन जो है वो कॉपर को कैरी करता है। और वहीं हम देखें ट्रांसफेरिन, तो फेरिन मतलब आयरन, तो वो किसको कैरी करेगा, आयरन को। तो ये इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मेनली ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे लाइपोप्रोटीन्स, ये आप मेनली अपनी बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। तो उसमें जो हमारे पास अलग अलग तरीके के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और काइलोमाइक्रोन्स। तो इनके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ग्लोबुलिन्स होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद होगा ही, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटी बॉडीज़ होती है। जैसे जैसे हम अपने ब्लड यूनिट को ख़त्म करेंगे, इमेट को ख़त्म करेंगे, उसी के साथ क्या होगा, ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी आप जस्ट एक जनरल ओवरव्यू लेते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन, जो मैंने आपको बताया था। जो हमारे पास प्लाज्मा सेल होती है वो क्या बनाती है, हमारे पास गामा ग्लोबुलिन। तो ये चीज़ें आपको, मतलब ये फंक्शंस आपको ग्लोबुलिन के याद रखने हैं। तो चलिए अब अपने अगले प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में भी। फाइब्रिनोजन एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो फाइब्रिनोजन क्या कराता है, मान लीजिए मेरा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हो गया अब रप्चर, मतलब ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ से रप्चर। तो जब ये रप्चर होता है तो यहाँ पे आके प्लेटलेट जुड़ती है, ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास प्लेटलेट जुड़ती है जो कि इस ब्लड को रोकती है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक परमानेंट क्लॉट बनता है। तो वो जो परमानेंट क्लॉट होता है वो क्या होता है, हमारे पास फाइब्रिनोजन से बनता है। तो उसमें फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। और ये किस में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन आप मान लीजिए फाइबर्स जैसा है। तो फाइबर्स क्या प्रोवाइड करता है, विस्कोसिटी। तो ये आपको याद रखना है फाइब्रिनोजन के बारे में कि इसका सिंथेसिस तो लिवर से हो रहा है। फिर ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर है। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि इसने क्या प्रोवाइड करी, विस्कोसिटी टू प्लाज्मा, प्लाज्मा को विस्कस यानी गाढ़ा बनाया, ठीक है। वहीं हम दूसरे एक प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन, वो भी सेम ही काम करता है, वो भी लिवर सिंथेसिस ही करता है उसका भी, और वो भी एक तरीके का क्या है हमारे पास, कोएगुलेशन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने चारों प्लाज्मा प्रोटीन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है।
अब हम एक छोटा सा टर्म देख लेते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है? ये मतलब एक तरीके का मैकेनिज्म या फिर एक तरीके का मान लीजिए डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड सेल्स। मतलब अगर मेरे को ब्लड सेल को प्लाज्मा से डिवाइड अलग करना है तो उसको मैं किससे करूँगा, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस, तो ये टर्म आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारे सारे प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को रैप अप करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन को बढ़ के। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? ये एक तरीके का एक्यूट फेज प्रोटीन होता है। अब इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो एक्यूट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट तो होता है लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये क्या होता है, इसका जो लेवल होता है वो या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो ये एक तरीके का एक्यूट फेज प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आपके मेनली सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन अभी आपके इससे कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये जनरली आपको पता होना चाहिए। अभी आपने कोविड के टाइम में सुना होगा कि इसका CRP बढ़ गया, इसका CRP कम, मतलब ऐसा ये टर्म सुनने को मिलता है। तो आपको एक्यूट फेज प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही ये सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वैसे हमारे पास और भी तरीके के प्रोटीन होते हैं जिनका लेवल मान लीजिए किसी बीमारी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो लेवल कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्यूट इन्फ्लामेशन और इंजरी, मतलब या फिर इंजरी के टाइम या फिर इन्फ्लामेशन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़, जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया या फिर हमारे पास सिंपल फीवर हो गया, किसी भी चीज़ में इनका जो लेवल होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन का वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका नाम क्यों पड़ा? इट इज़ नेम्ड बिकॉज ऑफ सी पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकाई। जिसको आप ऐसा समझिए, न्यूमोकोकाई मेरे पास एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया के ऊपर मेरे पास एक तरीके का मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकस। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता, वो एक तरीके का ग्लूकोज कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। तो वो जब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम हमारे पास CRP का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये नाम ऐसा पड़ा कि जब न्यूमोकोकस हमारी बॉडी के अंदर आया था तो जो पॉलीसेकेराइड था उसके अगेंस्ट में हमारे पास प्रोटीन बना था, तो उसको हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सी मतलब होता है उसका होता है कैप्सूलर पार्ट या फिर कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकस। इस सी का यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपके पास CRP का जो नाम हुआ था वो ऐसे लगा था, लेकिन उसमें बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं कि जो CRP होता है वो सिर्फ न्यूमोकोकस के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन अगर होगा तो हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होंगे। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 10 मिलीग्राम पर DL होता है। अगर कैंसर वाली सिचुएशन में हम बात करें या फिर कोई भी डिजीज़, उसमें ये इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम देखते हैं कैन स्टिमुलेट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है? ये एक तरीके का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया बाहर से आया है उसको हमारी बॉडी मतलब मारती है। ठीक है, बैक्टीरिया बाहर से आया तो हमारे बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, इस बैक्टीरिया या फिर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको मारने का काम करता है। तो ये जो हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको अभी के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में पता होनी चाहिए थी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कमी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अपने अगले कॉन्स्टिक्वेंट लेक्चर्स में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, मेनली जो आपका सवाल आएगा 5 मार्क्स का वो इस टॉपिक पे आएगा। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो एक तरीके का ओवरव्यू था या फिर वो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेनली सवाल आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसको हम अपने अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।